अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक अहम मामले की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज खटक ने अपनी नई सियासी जमात शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज खटक ने अपनी साबिका जमात को बड़ा धचका दिया है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने PTI पार्लियामेंटेरियन बनाने का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला महमूद खान, साबिक रुकन कौमी असम्बली शौकत अली और साबिक वज़ीर इश्तियाक और मड़ भी नई पार्टी में शामिल हो गए हैं। परवेज खटक ने कई साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को पार्टी में शामिल होने की दावत दी है। परवेज खटक ने दावा किया है कि 57 साबिक अरकान असम्बली उनसे राब्ते में है। सवाल हमारा यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की नई सियासी जमात का मुस्तकबिल क्या होगा। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा आज़रा में ज्वाइन करी हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और आदिल निज़ामी भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। इम्तियाज़ गुल साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। इंतज़ार किया जा रहा था और चहमगोइयाँ भी हो रही थी कि परवेज़ खटक अपनी नई सियासी जमात का ऐलान करने वाले हैं, वो एक नया धड़ा बना रहे हैं। बिलाखिर आज ये ऐलान भी हो गया है। आपको खैबर पख्तूनख्वा में नई सियासी जमात का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? देखिए, अव्वल तो इस पे अफसोस करना चाहिए कि एक जमात जो कि ज़ेर अताब है उसका एक और धड़ा बन गया। और दूसरा, बुनियादी तौर पे हर एक का हक है अपनी जमात बनाना, इस पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन उन हालात को देखना चाहिए जिनमें इस नौइयत की ये तकसीम पैदा होती है, नई जमात वजूद में आती है। अगर तो कुदरती तौर पे ऑर्गेनिक अंदाज में ये काम हुआ हो तो उसका मुस्तकबिल तो होता है, क्योंकि आप ग्रास रूट से अगर शुरू करते हैं, अवाम में जड़ें मौजूद हों। लेकिन ये जो काम हुआ है इस पे सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कहा जा सकता, और इसके अलावा मुस्तकबिल इसका कोई बहुत ज़्यादा रोशन नहीं होगा। पंजाब में तो हो सकता है, वो तो आपको मालूम है मुस्लिम लीग की कितनी शाखें बन गई, पीपल्स पार्टी के कितने धड़े बन गए, किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आम लोगों का जो मिजाज है उसकी वजह से परवेज खटक साहब ने जो कुछ किया है वो कोई अवाम में उनको कबूलियत ज़्यादा नहीं मिलेगी। और यही अलमिया है कि आप मखसूस हालात पैदा करके लोगों को नए धड़े बनाने पे मजबूर किया जाता है। उसका देरपा होना अभी से मशकूक है। और मुझे यकीन है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे यकीन है, मैं उस इलाके से हूँ, कि उनको वो पजीराई शायद 50% भी ना मिल सके जो उनको इमरान खान या PTI के साथ, ओरिजिनल PTI के साथ वाबस्तगी की वजह से मिली थी। बिल्कुल ठीक है। जुनैरा, आपको क्या लगता है परवेज खटक का खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कद काट क्या है? क्या वो अवामी पजीराई हासिल कर सकते हैं? परवेज खटक का इंट्रोडक्शन दो तरीके से हमेशा से हमने सुना है। एक तो ये कि वो KP के बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियंस में आते हैं और बहुत बड़ा उनका सियासी ख़ानदान है, असर व रसूख भी है और फॉलोइंग भी अच्छी खासी है। बट ये सब हमने तब सुना जब वो PTI का हिस्सा थे। और ये ज़रूर है कि उनकी बैकिंग की वजह से PTI को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और फिर वो चीज़ें आपको पता है रोल ओवर कर जाती हैं कि ओके स्टार्ट वहाँ से हुआ लेकिन इवेंचुअली वो कहाँ तक पहुँच गया, वो चेयरमैन PTI की वजह से, PTI तो सिर्फ उनकी वजह से है। तो ये चीज़ें मिक्स हो गई हैं कि बेशक आप अपने इलाके के जितने मर्जी सीजन्ड पॉलिटिशियंस हों, एक्सेप्टेड पॉलिटिशियन हों, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली शख्सियात की बुनियाद पे चीज़ें चलती हैं। तो वो शख्सियत जिसकी वजह से परवेज़ खटक एक्सेप्टेबल थे लोगों को, वो बज़ाहिर इट्स टू अर्ली टू से कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन वो बज़ाहिर ओरिजिनल PTI थी। अब अगर वो अलहदा होते और इंडिपेंडेंटली लड़ते इलेक्शंस या उसका ऐलान करते तो कुछ और सूरत हाल होती। लेकिन ये जो इन्होंने PTI पार्लियामेंटेरियंस बनाई है ना, ये तकरीबन लगता है इसका वही हाल होगा जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हो रहा है कि डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। जो इंडिपेंडेंट सूरत हाल होती तो मे बी लोग समझते, लोग अंडरस्टैंड करते कि देयर आर रीजंस कि उन्होंने PTI क्यों छोड़ी। लेकिन नई पार्टी, वो भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम की तरह PTI पार्लियामेंटेरियंस, इसी तरह हमने Q लीग को भी बनते देखा, नून लीग के कई धड़े देखे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के ग्रुप्स देखे हैं हमने। तो हमें सबको पता है कि ये क्यों होता है।
तो इस जिस तरह के हालात की वजह से ये वजूद में आई है पार्टी, ये तो अवाम ही डिसाइड करेंगे कि वो इनको किस तरह ट्रीट करना चाहते हैं और पजीराई किसकी है, वहाँ ओरिजिनल पार्टी है कि नई पार्टी की है, इंडिजिनस है। तो बहरहाल केपी के जो वोटर्स हैं वो बड़े प्रोग्रेसिव हैं, वो बड़े डिसाइसिव वे में बताते हैं हमेशा कि उनका टिल्ट किस तरफ है। तो ऑर्गेनिक तो नहीं है ये चेंज, लेकिन लेट्स सी कि किस तरफ जाता है। बिल्कुल सही है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह हर इलाके के अपने डायनामिक्स होते हैं, पंजाब की सियासत के अपने डायनामिक्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के अपने डायनामिक्स हैं, तो क्या वहाँ के लोग इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे? हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। ये तब्दीली क्या खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इसको एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का ऐलान किया और पहले मरहले के तमाम बड़े शहर वो हार गए, हालांकि उनकी हुकूमत थी। फिर जब वो हार गए तो वो पैनिक हो गए, तमाम बुजुर्ग के भाई बेटे सब हार गए, पार्टी वोट बैंक, इवन पेशावर हार गए वो, और शहर हार गए। फिर उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, कमाल, मतलब कि दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, तमाम बुजुर्ग को इंतखाबी रैलियों और इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की भरपूर इजाज़त होगी। कोई पार्लियामेंट से मंजूर नहीं कराया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और उस ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर वो केपी के दूसरे मरहले में खुद पहुंच गए। वज़ीर आला महमूद खान बुजुर्ग घरों में पहुंच गए, नौकरियां, तरक्याती फंड और जो भी धांधली कर सकते थे वो करके उन्होंने दूसरे मरहले में अपनी इज्जत बचाई और बड़ी मुश्किल वो इज्जत बचाई। तो इसलिए जो लोग केपी के वोटर को अंडर असेस कर रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है, तो उन्हें केपी के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला याद होना चाहिए, फिर दूसरे मरहले से पहले जारी किया गया ऑर्डिनेंस जारी याद होना चाहिए, जो पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख का स्याह तरीन ऑर्डिनेंस था कि किसी वज़ीर आज़म ने अपने लिए ऑर्डिनेंस जारी किया हो कि मुझे इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी, मेरे वज़ीर आला को होगी, मेरे वज़ीर को होगी। और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन उन्हें नोटिस जारी करता रहा, वो पाँव तले रोंदते रहे। लिहाजा मेरा ख्याल है लोगों को शायद केपी की ग्राउंड सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं है कि एक हुकूमत के क्लाउट में जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, वो और इलेक्शन है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सरदार हैं, आपके पास FC है, आपके पास सारा कंट्रोल है, तो आप क्या हैं, और जब आपके पास कुछ नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तो आप कहाँ खड़े हैं। तो इसलिए मुझे लगता है एक तो शायद दोस्तों को केपी की सही सूरत हाल का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने शायद पहले मरहले में देखे नहीं, और दूसरी बात यह है कि कभी होता है जैसे नून लीग को चौई निसार छोड़ गए, आपको पीपल्स पार्टी को कोई 1, 2, 4 रहनुमा छोड़ गए, यहाँ तो 90% पार्टी लीडर को छोड़ गई है। आवाज़ खल्क है, नकारा है खुदा, 1 ने छोड़ा, 2 ने छोड़ा, 4 ने छोड़ा, 10 ने छोड़ा, 12 ने छोड़ा, 20 ने छोड़ा, 100 ने छोड़ा, 200 ने छोड़ा, सब ने ही छोड़ दिया। और वो एक आदमी बदलता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी पूरी पार्टी गलत है, ये गधे थे, मैं अकेला ही इनमें जो हूँ समझदार आदमी हूँ। भैया आप अपनी पार्टी की कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुला लें, उसमें सबको सुन लें बुला करके, भाई आप सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, आइए कोई पार्टी की पॉलिसी में गलती है तो ठीक कर लेते हैं। कोई पार्टी का कोई फोरम तो मौजूद होगा ना जिस पर बैठ के बात हो सकती होगी, कि घर से आप सर्कुलर निकालते जाएंगे कि फलां भी फारग, फलां भी फारग, और फिर हमें बताया जाएगा कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये नॉन ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक तो तब हो जब पार्टी के अंदर कोई मुबाहिसा, कोई डायलॉग, कोई बात करने का प्लेटफॉर्म आपका पॉइंट आ गया। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। आदिल, कुछ लोगों की तरदीद भी सामने आई है कि उन्होंने नई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन जो लिस्ट सामने आई है इस नौमौलूद पार्टी की तरफ से, उसमें उन लोगों का नाम शामिल है। कहा जा रहा था कि 70-80 लोगों की हिमायत हासिल है परवेज़ खट्टक को। इतनी बड़ी तादाद तो सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी खासी तादाद है जो परवेज़ खट्टक का साथ दे रही है। बहुत शुक्रिया आदम। आपने देखा कि 50 से ज़ायद लोग आज उनके साथ थे। ये तो इस तरह पाकिस्तान पार्टी ने जो सरप्राइज़ दिया था उससे बड़ा सरप्राइज़ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो KPK है। KPK में ही उनको पहली बार जो है वो हुकूमत मिली। परवेज़ खट्टक जो हैं वो CM बने। उनका ये कहना था कि उन्होंने डिलीवर किया। KPK की रवायत नहीं है कि रवायत के बरअक्स लोगों ने दूसरी बार दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और दोबारा वहाँ हुकूमत बनी। परवेज़ खट्टक को वज़ारत आला नहीं मिली, वो नाराज़ रहे, जिसके बाद वफाकी वजारत मिली। तो ये मामला उस टाइम से चलता आ रहा है। परवेज़ खट्टक जो हैं वो ऑल दो
PTI के अंदर थे लेकिन ग्रजेस उनमें मौजूद थे और एक अच्छा उन्होंने मौका देखा और पार्टी से अलग हुए और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया और पार्टी को, जो साबका पार्टी है, उसको डैमेज किया। अब हम बात करते हैं कि जो वहाँ पर सूरत हाल होगी, लोकली क्या सूरत हाल होगी। देखें, कहीं ना कहीं सियासी जमातें जो हैं वो किरदार अदा करती हैं, लेकिन कैंडिडेट भी बड़ा अहम होता है। बहुत से हल्के ऐसे होते हैं जहाँ पे कैंडिडेट भी इन्फ्लुएंशियल होता है, तो उसकी वजह से भी सीटें निकाली जाती हैं। हमने अपने पॉलिटिकल डायनामिक्स देखने हैं। इलेक्शन जब आप लड़ने जा रहे हैं तो जब कैंडिडेट ही आपके पास ऐसा नहीं होगा, इलेक्शन अरेंजमेंट करनी है, पोलिंग एजेंट आपने देने हैं, कैंप लगाने हैं, पैसा खर्च करना है, तो वो कहाँ से आएगा? कैंडिडेट कहाँ से आएंगे? जब कैंडिडेट छोड़ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला इलेक्शन जो PTI है उसके लिए अच्छा या उस तरह से बेहतर होगा जिस तरह वो पहले मतलब करते रहे हैं। बाकी ये जो नई जमात बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, शायद ये खुद उस तरह से परफॉर्म ना करे, लेकिन जो डेंट है वो अच्छा खासा पड़ेगा पार्टी को। इसका फ़ायदा जो है वो JUI को होगा, मुस्लिम लीग नून को होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। हम देखें अब जितने वर्कर हैं सब कोई अपनी जो डायरेक्टली लीडरशिप थी उसके साथ कनेक्टेड नहीं थे। अगर कोई परवेज़ खटक की वजह से मुकामी सतह का रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक था तो वो आज भी परवेज़ खटक के साथ ही जाएगा। मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक अच्छा खासा इससे मुतासिर होगा। दीगर जमातें जो हैं वो उससे फ़ायदा उठाएंगी। दीगर जमातें फ़ायदा उठाएंगी। इम्तियाज़ गुल साहब, 2 जमातें अभी तक निकल चुकी हैं तहरीक इंसाफ से, पीछे तहरीक इंसाफ जो बची है, जो चंद रहनुमा बचे हैं, अब कोई मुस्तकबिल है पार्टी का? नए लोग शामिल होंगे? देखिए, मुनासिब ये होता कि आप बराह रास्त पेशावर से किसी को इस प्रोग्राम में शिरकत करवाती, उनसे आप बात करती 1-2 लोगों से, ताकि आपको जो सूरत हाल ऑन ग्राउंड है उससे बेहतर आगाही हो सकती। मैं भी पेशावर से हूँ लेकिन मैं ज़्यादातर इस्लामाबाद में रहता हूँ, लिहाजा ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बहस मैं तो सोचता हूँ कि ये लोग जो भी ये बहस कर रहे हैं कि 90% लोग छोड़ गए या 80% लोग छोड़ गए, ये अपने ज़मीर की आवाज़ पे और अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या 80-90% लोग अपनी मर्जी से जमात छोड़ के गए हैं? जितने बड़े बड़े लीडर थे क्या वो अपनी मर्जी से गए हैं यहाँ पे? तो हमें ये बहुत बड़ा आपका ज़मीर का बोझ साबित होगा उन तमाम लोगों के लिए जो एक ही गाना गा रहे हैं। बैंड पे देखा तो यही जाएगा ना कि कितने लोग छोड़ के चले गए हैं, कितनी पार्टियां बन गई हैं, पीछे कौन बचा है? जी, पूरी बात आप पूरी जी, पीछे अगर गधे बच जाएंगे ना तो जिसके पीछे ये लोग पहले गधे बन के खड़े थे वो वोट उन्हीं को पड़ेंगे, उन्हीं नए गधों को पड़ेंगे वोट। ठीक है, तो हमें कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो अगर सामने रखें तो उसमें इस पार्टी का मुस्तकबिल सच कोई नहीं है, इसलिए कि जो मिजाज है पश्तून जो है, हो सकता है हज़ारा डिवीज़न में थोड़ा सा मुख्तलिफ हालात हों, लेकिन इसके अलावा जितने भी जनूबी वस्ती खैबर पख्तूनख्वा है, कबायली इलाके हैं, वहाँ जो बुनियादी तौर पे लोग जो मजलूम है उसके साथ जाते हैं। इस वक्त एक सबका हुक्मरान पार्टी थी उसको मजलूम समझा जा रहा है और जो वो खुद को महकूम भी समझ रहे हैं, इसलिए कि गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी उस इलाके में ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, धड़ाधड़ तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी हो रहे। लोग कोई बच्चे नहीं हैं, लोगों को पता है क्यों हो रहा है, लिहाजा उसमें जब ये मैदान जंग में उतरेंगे, अल्लाह करे के इंतखाबात हों तो फिर सबको पता चल जाएगा। वो ये नहीं कि हम किसी एक जमात या दूसरी जमात के हक में बात कर रहे हैं। जो मैं आज ये आप शर्त में लगा के कह सकता हूँ कि ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के लोग खुद को मजलूम समझते हैं और जिसको वो मजलूम समझेंगे उसी को वो वोट देंगे। ये जो आ गए हैं ये फसली बच्चे, इनको ये वोट नहीं पड़ने हैं। मैं आपको अभी से शर्त लगा आपको नई सियासी जमात का कोई मुस्तकबिल लॉन्ग टर्म में इसके कोई असरात नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, एक मुख्तसर वीडियो आई थी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए परवेज़ खटक की, जिनके साथ हमने देखा कि असद कैसर भी बैठे हुए थे। उस सिटिंग में वो मौजूद थे लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की थी। लेकिन आज हमने देखा है कि नई पार्टी सामने आई है, असद कैसर हमें नजर नहीं आए। वो किस धड़े के साथ है? क्या अभी वो तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं? देखिए, जो तहरीक इंसाफ के साथ भी हैं वो भी 9 मई के साथ तो नहीं है। क्या शाह महमूद कुरैशी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत नहीं करते? क्या असद कैसर 9 मई के वाक़यात की मजम्मत नहीं करते? मेरे ख्याल में जो उनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो भी 9 मई के अदर दैन इमरान खान या मुराद सईद, आज़म सवाती, ये जो चंद लोग हैं, इनके अलावा सभी 9 मई की मजम्मत करते हैं। कौन 9 मई के साथ खड़ा है?
तो असद कैसर को ये तो नहीं कह रहे कि 9 मई को जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, जैसे कि चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं कि वो जस्टिफाइड रिएक्शन था। ये मौक़िफ़ असद कैसर का तो नहीं है। और मैं ये भी नहीं समझता कि कोई केपी के लोग जो हैं वो बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और आप समझेंगे कि वहाँ पर जो है वो बड़ा कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट बैंक है और वहाँ से एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी हमेशा इलेक्शन जीत कर सामने आई है। ऐसा नहीं देखा गया हमने कभी पेशावर के केपी के सेटल्ड एरियाज़ में। आप कुछ किसी हद तक पीटीएम जो जीती है 2 सीटें, आप उसकी तो बात कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह हमने ऐसे नहीं देखा। लोगों की रवायती सीटें भी हैं जो लोग कई जिनकी नस्लों से लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो नस्लों से ये अमीर और बड़े बड़े अमीर कबीर लोग पीटीआई में आए और विनिंग हॉर्सेस से ही हमने पीटीआई की जीत देखी है, कभी पीटीआई की जीत। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आप ये कहेंगे कि इस पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। मुजम्मिल साहब, अगर बात पूरी बिल्कुल आप बात पूरी करें। अगर मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग काफ निकली थी तो उसने 2 टर्म बहुत अच्छी गुजारी थी और 2 टर्म्स उनकी जो थी वो क्लासिक, उनकी हुकूमत भी बनी थी, सब कुछ हुआ था। इसी तरह जब पीपल्स पार्टी में से भी जतोई साहब वगैरह निकले थे तो फिर वो वजीर आजम तक भी गए थे, मलक मिराज खालिद, और टर्म मिली थी। इस तरह ये जो जब हम स्प्लिट देखते हैं पार्टीज में बड़ी सतह पर तो उसके रिजल्ट्स और उसके नताइज ज़रूर आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ी स्प्लिट हुई हो और बड़ी पार्टी को नुकसान ना हुआ हो। नुकसान ज़रूर होता है और वो नुकसान जो है वो कई दफ़ा बहुत देर पा होता है, जैसे पंजाब में बहुत देर पा हो गया पीपल्स पार्टी का। कई दफ़ा पार्टी अपनी टीम रीग्रुप कर लेती है, लोगों को वापस ले आती है, मना लेती है, लेकिन अभी तो मनाने और लोगों को वापस लाने वाला पीटीआई में कोई रुझान नहीं है, बल्कि रोज आज अगर 57 लोग हैं, मुझे उम्मीद है 1 माह बाद ये 90 होंगे, क्योंकि आज तो पहली मीटिंग थी। अब रोज 1-2 बढ़ेंगे, जिस तरह पंजाब में हुआ है, रोज 1-2 बढ़ेंगे जिस तरह सिंध में हुआ है। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि यहाँ तो लोग सामने आ रहे हैं, वो तरदीद भी कर रहे हैं कि वो इस लिस्ट में जो नाम है, दोबारा कह देंगे कि हम आ जाएंगे। यहाँ तो यूनियन काउंसिल का नाज़म नहीं साथ चलने को तैयार, आप बड़े अरकान असेंबली की क्या बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जुनैरा, आपको क्या लगता है नई सियासी जमात किस तरह से इलेक्शन में उतरेगी? क्या सीट एडजस्टमेंट करेगी किसी सियासी जमात के साथ? और दूसरा ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी जाने की, दीगर जमातों में जाने की परवेज़ खटक ने कोशिश की थी, लेकिन उनको वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो नई सियासी जमात बनाएंगे। अनम, मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन करती हूँ कि फ़र्ज़ करें अब परवेज़ खटक की नई पार्टी है, इनका एक नया मंशूर है। एक तो ही वुड हैव टू वर्क रियली हार्ड कि वो उस मंशूर को पीटीआई के मंशूर से हटा के उसमें कोई ऐसी नई चीज़ पैदा करें जिससे पता चले कि इनका वाकई कोई नया विजन है, नंबर 1। नंबर 2, एक नैरेटिव चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग जो लोगों को हिट करे, जो मैसेज से मुतल्लिक हो। 9 मई की मजम्मत कर दें, ऑफ कोर्स वो करनी चाहिए, वो कर दें, बट व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि यही लोग पहले केपी में भी हुकूमत कर रहे थे, वफाकी हुकूमत में कैबिनेट में भी थे। ये नया ऐसा क्या करेंगे, इस पे छोड़ दें, पुरानी पीटीआई नई पीटीआई, उस पे डिपेंड करेगा। कौन सा ऐसा अनटैप्ड पोटेंशियल एकदम से परवेज़ खटक एंड कंपनी में आ जाएगा जिसकी बेस के ऊपर लोग उनको वोट दे देंगे और उनको वज़ीर आला भी बना देंगे और जो भी बनाना होगा वो बना देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये वही लोग हैं जिनके ऊपर बहुत तनकीद होती थी कि महमूद खान ने और परवेज़ खटक ने बहुत करप्शन की है वाइल दे वर इन केपी गवर्नमेंट, और वहाँ पे मतलब यू नेम इट, तरक्याती फंड्स के नाम के ऊपर बहुत करप्शन हुई है, नौकरियाँ देने के नाम पे, पुलिस में भर्तियों के नाम पे, यू नेम इट, कौन सी करप्शन का इल्ज़ाम उन पे नहीं लगा। तो क्या वो करप्शन अब सबको भैया, तो अभी वो करप्शन सारी नल एंड वॉइड हो जाएगी और इनके धुले हुए नए चेहरे सामने आ जाएंगे जो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पहले तो ये बताएं डिबेट करने वाले, एनालिसिस करने वाले, कि क्या वो ये कह रहे हैं कि पहले क्योंकि वो पीटीआई में थे तो करप्ट थे और तब एक्सेप्टेबल नहीं थे, और अब क्योंकि वो पीटीआई में नहीं है तो पिछली करप्शन माफ़ है, अब वो एक्सेप्टेबल है। किसी जगह पे आपको स्ट्रांगली खड़ा तो होना पड़ेगा ना। सो इन्हीं MNAs ने
उन्हीं जगहों से वोट लेने हैं जहां से ये पहले वोट लेते रहे हैं। अगर उन लोगों को इनकी करप्शन से फ़र्क नहीं पड़ता होगा वो दोबारा वोट दे देंगे। फिर मेरे और आपके एनालिसिस करने से कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल है इमोशनल हुए बगैर ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करनी चाहिए कि एकदम से नैरेटिव बिल्डिंग ऐसी कौन सी होगी जिसकी बेस पे ये लोग समझते हैं कि ये कामयाब हो जाएंगे। पार्टी को धचका ज़रूर लगा है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनके लिए अभी स्पेस बहुत कम है। लेकिन अगर ये समझा जाए कि जो लोग निकल गए हैं उनके लिए स्पेस बन गई है, तो ये मेरे ख्याल है somebody is living in fool's paradise। बिल्कुल सही है। आदिल, जिस तरह अभी जुनैरा भी बात कर रही थी, जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं क्या वो पाक साफ हो गए हैं? काफ़ी करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं, जुनैरा ने भी अभी निशानदेही की है, तो क्या वो सारे इल्ज़ामात धुल जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इन्हीं लोगों को, इन्हीं नुमाइंदों को दोबारा से वोट देगी? अनम, ये तो हमारी सियासत है कि जब आपका कोई ओपोनेंट है तो उसके ऊपर जो है इल्ज़ामात लगते हैं, करप्शन और दीगर पता नहीं क्या क्या कुछ इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो आपके हलीफ बन जाएं तो सारी बातें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। यही PTI का वतीरा रहा है, यही नून लीग का वतीरा रहा है, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही हाल रहा है। किस तरह से इल्ज़ामात नहीं लगाते रहे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जब हलीफ बनते हैं तो सारी पिछली बातें भूल जाते हैं। बाकी खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर टेररिज्म रही है, दहशतगर्दी का सामना किया, वह लोगों ने सबसे ज़्यादा टेररिज्म से जो मुतासिर जमात थी वो ANP थी। ब्लोर ख़ानदान, हारून ब्लोर, कितने नाम हैं, वो शहीद कर दिए गए। इफ्तिखार हुसैन के अकलौते जो साहबजादे थे उनको शहीद किया गया। उनके लिए सिंपथीज़ नहीं थी। उसके बाद PTI आई और उन्होंने हुकूमत मिली उनको, उसके बाद दोबारा से हुकूमत मिली। परवेज़ खटक कहते रहे कि उनकी कारकर्दगी थी जिसकी वजह से उनको दोबारा से हुकूमत मिली। बाकी अभी ये जो नया ग्रुप सामने आया, ये नहीं कहा जा सकता कि ये इतने इन्फ्लुएंशियल होंगे कि इस इलेक्शन में कोई बहुत ही खातर खा नताइज देंगे, लेकिन ये इलेक्शन को मुतासिर करेंगे। PTI के लोग जो छोड़ कर गए हैं, कैंडिडेट नहीं होंगे तो इलेक्शन में कैसे जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जो ये एक आम तासुर पाया जा रहा है, ये सिर्फ KP के नहीं, हम पूरे पाकिस्तान की बात कर लें कि खंबे को भी अगर टिकट मिलेगा PTI का तो वो जीत जाएगा। ये इतना आसान नहीं है। इलेक्शन 2013 की देख लें, आसान अब किसी भी जमात के लिए नहीं है। 2013 में देखें, PTI ने खुद इस बात को एडमिट किया कि हमें इलेक्शन की उस तरह से अरेंजमेंट नहीं आती थी, जिसके बाद जहांगीर तरीन ने बहुत सा इलेक्शन लड़ने के हवाले से जो पूरे मामला होते हैं उसको बहुत ज़्यादा काम किया। 2018 में चीज़ें जो है उनको मैनेज किया, तो उसके बाद जो है नताइज उनके फेवर में आए। तो ये पूरे चीज़ें देखनी होगी। ये जीतेंगे नहीं, लेकिन ये इलेक्शन की जो डायनामिक्स है KP के मुकामी जो है उसको डेफिनेटली मुतासिर करेंगे, वोट बैंक को मुतासिर करेंगे PTI को, जिसका फ़ायदा जो है वो दीगर जमातें उठाएंगी। बिल्कुल सही है, जिसका फ़ायदा दीगर जमातें उठाएंगी और PTI को डेंट दे सकते हैं तमाम नई बनने वाली पार्टीज़। 2 पार्टीज़ अभी तक तहरीक इंसाफ से बन चुकी हैं। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे प्रोग्राम में आगे बढ़ना है, अगले सेगमेंट पर जाना है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत ने इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले करने से मुतालिक मुशावरत शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान सेटअप के लिए मुशावरती अमल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मशवरे के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। सवाल हमारा ये है कि मौजूदा हालात में निगरान वज़ीर आज़म आखिर कौन बनेगा? मुज़म्मिल साहब, क्या लग रहा है आपको निगरान वज़ीर आज़म के लिए कौन से नाम सामने आ सकते हैं और किस नाम पर इत्तफाक हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में अभी तो बहुत कबल अज़ वक्त है। अभी तो जो मैंने चेक किया है, नामों पर गौर शुरू हुआ है, अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। इसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, पीपल्स पार्टी भी हैं, अपोजिशन भी है, फिर पिंडी भी एक स्टेक होल्डर है इसमें बहुत बड़ा, और पिंडी का कंसेंसस होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन माहिर मईशत सियासतदान की बात की जा रही है। अगर मैं समझूँ तो मुझे लगता है कि माहिर मईशत ही के नाम ही पूरा निकलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब निगरान हुकूमत थी तो हमें 3-4 माह माशी एतबार से काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा था, और इस बार ये सोचा जा रहा है कि वो 3 माह सेव करने के लिए माहिर मईशत को लगाया जाए, और एक माशी टीम वो 3-4 माह पाकिस्तान, चूँकि 3-4 माह पाकिस्तान टर्मोइल बर्दाश्त नहीं कर सकता इस वक्त, हमें एक हार्ड कोर इकनॉमिक टीम उस वक्त भी गवर्नमेंट में चाहिए होगी जो मामलात को चलाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में को माहिर मईशत के नाम ज़्यादा चांसेस हैं पूरा निकलने के। माहिर मईशत हो सकता है। जुनैरा, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है निगरान वज़ीर आज़म? एक तो टू मैनी कंटेंडर्स, सीट एक है, मुकाबला बड़ा सख्त है।
दूसरा ये जहन में रखें क्योंकि जो डिस्पर्समेंट है IMF की इस ट्रांच की, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है हमारा 9 मंथ्स का, वो कुछ उसकी प्लेसमेंट ही इस तरह है कि एक ट्रांच तो अभी गवर्नमेंट को मिल गई, दूसरी प्रॉबेबली आई एम होपिंग कि दूसरी ट्रांच तब रिलीज होगी जब केयरटेकर सेटअप आ चुका होगा, विच मीन्स के कॉन्टीन्यूटी इन द इकोनॉमी, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा। IMF की तरफ से बाइंडिंग्स इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है, क्रॉस चेक्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो अगर कोई पॉलिटिकल डिसकॉन्टीन्यूटी हो तो वो तो हम सह जाएंगे एज अ नेशन, लेकिन ये इकोनॉमिक टर्मोइल या केओस या उसमें किसी किस्म के हिकअप्स जो हैं वो हम इस वक्त बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। सो व्हाट आई थिंक इज़ के समबडी विद द पॉलिटिकल बैकग्राउंड बट उसका माशी चेहरा भी है, बहरहाल टेक्नोक्रेट टाइप का ही कोई बंदा होगा, बट दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर थिंग कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको खदशा ये है कि अगर कोई टेक्नोक्रेट आ जाता है तो फिर क्या इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे। तो इसी शशोपंज में इस वक्त सारी गुफ्तगू हो रही है ड्राइंग रूम्स में और पावर कॉरिडोर्स में, लेकिन अगर ज़रूरत की बात की जाए तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि कोई ऐसी पर्सनालिटी जो इकोनॉमी को फोकस में रख सकती हो, बिकॉज उसके ऊपर से आपका फोकस इस वक्त हट नहीं सकता। इम्तियाज़ गुल साहब, आपको भी यही लगता है कोई मौशी माहिर ही निगरान वज़ीर आज़म हो सकता है? देखिए, उसमें पहली बात तो ये है कि अगर तो मुआशी माहिर को लाना है तो उसका फिर ये के इंतखाबात नहीं, इसलिए कि निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी महज रोज़मर्रा के अशद ज़रूरी मामलात की निगरानी करना होता है। कोई बाकी अखराजात वगैरह तरक्याती स्कीमें ये काम नहीं करना होता। दूसरी बात इसमें जो जहन में रखने वाली, हमने माशाल्लाह देखा लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमतें बनी हैं, जिस अंदाज में निगरान हुकूमत के तसव्वुर का कत्ल हुआ है अपनी शख्सी मफादात को सामने रखते हुए, तो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म भी हमारा कोई ऐसा ही होगा कि जो इस वक्त हुक्मरान घराना है हमारा, दो या घराने हैं, उन्हीं के मफादात को, रावलपिंडी के मफादात को आगे बढ़ाएगा। हमें कोई बहुत ज़्यादा इस मामले में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पहले कौन सा काम कोई बहुत ज़्यादा उसूलों के मुताबिक और आइनी जो अक़दार हैं उसके मुताबिक हुआ है, जो आइंदा भी ये ख्याल रखा जाएगा कि चूँकि IMF ने हमें कर्जा दे दिया है, लिहाजा हमें बड़ी उसकी पाबंदी करनी होगी। पाबंदी बिल्कुल करनी होगी, रिगार्डलेस कि वो इकोनॉमिस्ट हों या सियासी बैकग्राउंड के साहब हों, सियासतदान हों, लेकिन इन्हीं के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले कोई साहब होंगे या साहिबा होंगी जिन्हें निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। कोई बहुत बड़े सरप्राइजेस की हमें तवक्को नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़े सरप्राइज़ की आपको तवक्को नहीं है। आदिल, आपको क्या लगता है निगरान वज़ीर आज़म के लिए तरजीह किसको मिलेगी? देखिए, मुशावरत हुई है इस पर, हमने देखा साबिक सदर जरदारी और वज़ीर आज़म की जो मुलाकात है उसके बाद से ये खबरें भी सामने आई। ज़राए ने कोट किया कि मुलाकात में तय पाया क्योंकि सियासी शख्सियत जो है उसको निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर लेकर आया जाए, इसी तरह जो है काबीना भी तश्कील दी जाए। आज कमर ज़मान कायरा ने भी दो टोक अल्फाज में कहा है कि सियासी शख्सियात जो हैं उनमें से किसी को आगे आना चाहिए और वही प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि एक ये खदशा पाया जा रहा है कि अगर कोई इकोनॉमिस्ट होगा, अगर कोई टेक्नोक्रेट होगा तो हो सकता है कि जो इंटरिम सेटअप है वो जिसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, डे टू डे जो अफेयर्स हैं सिर्फ उनको देखना है, 60 रोज़ में इलेक्शन करवाना, या अगर हुकूमत पहले तहलील होती है 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना उसका काम है, तो उसके लिए कोई इतनी बड़ी मतलब ज़रूरत नहीं है कि कोई इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत हो। इकॉनमी जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं वो आपकी तकरीबन हो चुकी हैं। IMF की एक जो किस्त है वो जारी होनी है, उसको मैनेज करना है, मुख्तसर से वक्त के लिए उसने निगरान हुकूमत ने आना है, तो उसके लिए जो हुकूमत और अपोजिशन जो हुकूमत इस टाइम है उसकी जो मेन जमातें हैं वो मिलकर यही बात कर रही हैं कि किसी सियासी शख्सियत को आना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अभी तक हम देख रहे हैं हुकूमती सतह पर बातें हो रही हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे, उन्होंने अभी तक किसी से बातचीत नहीं की। GDA एक बड़ी अपोजिशन की जमात है, सायरा बानो साहबा हैं, उनके पास जाना चाहिए अपोजिशन लीडर को, उनसे पूछना चाहिए कि कौन होना चाहिए जी निगरान वज़ीर आज़म। तो उधर अभी तक देख रहे हैं कि हम खामोशी है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो हुकूमती नाम आएगा अपोजिशन लीडर जो है उस पर स्टैम्प करके उसको जो है अपोजिशन लीडर की भी हम बात करेंगे। आदिल, पहले ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे इसी पर हम मजीद बात करेंगे।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद ज़ुनैरा, मैं आपकी जानिब आऊँगी। ये भी हो सकता है कि जो अपोजिशन लीडर हैं वज़ीर आज़म के लिए वो अपना नाम देना चाहें और वो कहें कि आगे मुझे आपकी जमात से टिकट नहीं मिलना तो चले निगरान वज़ीर आज़म के लिए मेरा नाम ही दे दें। अगर वो टिकट नहीं दे रहे तो उनको वज़ीर आज़म कैसे बनाएंगे? देखिए तो इस वक्त मजाक हो रहा है ना। बिल्कुल, अगर कंसल्टेशन राजा रियाज साहब के साथ होनी है, जो कि पहले ही अपनी इंटेंट शो कर चुके हैं कि उन्होंने किस पार्टी में जाना है, फिर नाराज़गी भी शो कर चुके हैं कि आपने तो वादा कुछ किया था और पूरा नहीं किया, तो ये तो एक बिल्कुल मजाक हो रहा है ना। इट इज़ अटर वायलेशन ऑफ ऑल द एथिक्स एंड नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। दूसरा ये ज़हन में रखें कि पिछले 5-6 माह में जो प्रेसिडेंसीज सेट हो गई हैं पाकिस्तान में, इलेक्शन ना होना, बगैर लीगल कवर के, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के, 2 इस वक्त आपकी केयर टेकर सेटअप्स बैठे हुए हैं। वो केयर टेकर सेटअप्स में लोग कौन हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, वो किसको जवाब दें, नोबडी नोज़। तो ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में जिसमें हम कहें कि चीज़ें बड़ी प्रेडिक्टेबल हो सकती हैं। मुझे ये लगता है कि इस वक्त बहुत सारी इंजीनियरिंग हो रही है, इस वक्त बहुत सारे फैसले भी हो रहे हैं और साथ साथ उनको देखा भी जा रहा है। वेट एंड सी की पॉलिसी है कि देखें होता क्या है, लेट्स सी। लेकिन इवेंचुअली मुझे याद आ गया कि तकरीबन आज की ही डेट थी, मोइन कुरैशी को पाकिस्तान लाया गया वज़ीर आज़म बनाने के लिए। वो जब पाकिस्तान में लैंड किए तो उनके पास तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं था, अपना कोई एड्रेस भी नहीं था पाकिस्तान का, तो उनको जो आईडी कार्ड प्रोवाइड किया गया उसके ऊपर वज़ीर आज़म हाउस का एड्रेस लिखा हुआ था। तो जिस मुल्क में इस तरह हो चुका हो वहाँ फिर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। इम्तियाज़ साहब, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें जिस तरह काम कर रही हैं, जिस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कि वो अपनी बाउंड्रीज़, अपनी लिमिट से बाहर जाकर काम कर रही हैं और उनका कुछ हिसाब नहीं है, तो आपको लगता है कि निगरान वफाकी हुकूमत भी वैसी ही होगी, वैसी ही उसकी भी शक्ल होगी? और दूसरा ये कि क्या चैलेंजेस होंगे निगरान हुकूमत को? देखिए, जो निगरान वज़ीर आज़म होगा वो कोई फरिश्तों ने तो नहीं लगाना, वो तो उन्हीं लोगों ने लगाना है जिन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला लगाए हैं। तो आपको किसी मौजे की तवक्को नहीं करनी चाहिए और न ही चैलेंजों से आपको खौफज़दा होना चाहिए। माशाल्लाह हमने बहुत बड़े चैलेंजेस देख लिए हैं। मौजूदा हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से सरबराह हुई है बशमूल निगरान हुकूमतों के, और निगरान वज़ीर आज़म भी आ जाएगा। मतलब राजा रियाज हुसैन को हम अपोजिशन लीडर कहते हैं। जो लोग अगर उसको मानते हैं अपोजिशन लीडर, तो उनसे फिर उनके बच्चे ज़रूर पूछेंगे, उनकी नई नस्लें, कि क्या आप समझते हैं कि ये एक जेन्युइन अपोजिशन लीडर था। तो इसी तरह जब निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी सामने आएगा तो पता चल जाएगा तक वो ब्लीच किए हुए कोई हमारे पास निगरान वज़ीर आज़म आते हैं या वाक़ईतन निगरान हुकूमत के तस्वुर के कि वो पूरा उतर। तो अभी देखना बाकी है, कुछ काफ़ी वक्त है, अभी काफ़ी वक्त है और कुछ भी कहना का बलस वक्त है, लेकिन आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। मुज़म्मिल साहब, निगरान हुकूमत को क्या चैलेंजेस होंगे? मेरे नहीं ख्याल में कोई चैलेंजेस होंगे। तो 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं, वो 90 दिन में इंतखाबात करा देगी। 60 से 90 दिन में जो पंजाब और केपी की सिचुएशन है वो डिफरेंट थी। वो एक मैलाफाइड इंतखाबात तो पंजाब में भी होने थे। मैलाफाइड, देखिए वो इंतखाबात कौमी असम्बली ने अपनी पार्लिमान की ताकत से रोके हैं, पैसे ना देकर। वो किसी जुडिशल ऑर्डर, किसी मार्शल लॉ से नहीं रोके हैं। वो पार्लिमान ने अपनी ताकत से रोके हैं और पार्लिमानी ताकत से रोके हैं कि हम पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात कराएंगे, और वो उसका जवाब पार्लिमान से आया है कि जब पैसे नहीं। इसीलिए तो बंदियाल साहब का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो सका कि वो पार्लियामेंट से शिकस्त खा के क्या करते, पूरी पार्लियामेंट को तौहीन अदालत में कंटेम्प्ट में सजा दे देते, नहीं दे सकते थे। 174 लोगों ने वोट डाला कि पैसे नहीं दिए जाएंगे, इस तरह 2 सूबों में इंतखाब नहीं होगा, इकट्ठे इंतखाब हो। तो इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने अपनी ताकत दिखाई है और उस ताकत के आगे हमें सुप्रीम कोर्ट और दीगर सियासी कुव्वतें सरनगू नजर आई हैं कि वो नहीं वो उस एजेंडे को लेकर चल सकें जो उनकी कोशिश थी। और पार्लियामेंट ने ये बताया है कि अगर वो किसी बात पर खड़ी हो जाए तो फिर वो सुप्रीम है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ये भी बड़ी अजीब बात है कि लोग, जो बंदा तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है वो गद्दार है, जो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो इस मुल्क का वो जो बात फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल और परवेज खटक को 2 साल बाद समझ आई, 1.5 साल बाद, वो राजा रियाज को 1.5 साल पहले पता थी कि ये कंपनी डूब जानी है।
आप ये देखें कि उनको 1.5 साल पहले पता वो था, दूरअंदेश सियासतदान है, बिल्कुल सही ज्यादा साबित हुए। या तो वो तनहा खड़ा होता और सारी पीटीआई इकट्ठी खड़ी, साहब वो अभी नहीं या तो आप ये कहें कि सारी पीटीआई इकट्ठी खड़ी होती और वो 15-20 लोग तनहा खड़े होते, तो हम कहते यार इन लोगों को समझ ही नहीं आई। जब पूरी पार्टी आज राजा रियाज के साथ खड़ी है इमरान खान के खिलाफ, ठीक है, फवाद चौधरी टू इमरान इस्माइल टू परवेज खटक टू महमूद खान टू उस्मान बुज़दार टू जमशेद चीमा टू मुराद से, सवाल तो ये भी है ना कि जिस तरह के अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं, क्या वाकई वो अपोजिशन लीडर है? बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे दूसरे मेहमानों की तरफ भी जाना। इन्हें 1.5 साल बाद पता लगा। अच्छा ठीक है। आदिल आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है निगरान हुकूमत साफ शफाफ इंतखाबात कंडक्ट कराने में कामयाब हो सकेगी? देखिए, पहले मैं मुज़म्मिल भाई की बात का जवाब दूँ। कोई बात नहीं है राजा रियाज साहब को ही नाम आ जाए कि आप नाम प्रपोज कर दें और हुकूमत के जी देखें अपोजिशन लीडर ऑफ पाकिस्तान ने नाम प्रपोज किया है कि फ़लाँ को वज़ीर आज़म लगा दें और हुकूमत जो है उसके नाम पर मुतफिक हो जाए। बाकी आप जो कह रही हैं निगरान हुकूमत और पंजाब और KPK की जिस तरह आप बात कर रही हैं, देखें उन हुकूमतों का काम तो इलेक्शन करवाना था, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो उन हुकूमतों ने फिर जो अमूर हुकूमत है वो भी चलाने हैं। KPK में जो वज़ीर आला हैं वो उस तरह से मुतहरिक नहीं हैं, उनकी उम्र का भी तकाजा है। लेकिन पंजाब में जो वज़ीर आला है मोहसिन नकवी की सूरत में ख़ासे मुतहरिक हैं, एक मुस्तकिल वज़ीर आला से ज़्यादा वो में जो है वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, अवामी मसाइल जो उनको एड्रेस कर रहे हैं। अब जो मामलात हैं वो तो चलाने हैं, ऑल दो 90 दिन के लिए वो आए थे, लेकिन जब नई इलेक्शन हो रहे जो हुकूमत है उससे डिलीवर तो करना है, बल्कि वो एक ट्रेंड सेट करके जा रहे हैं जिस तरह वो मुतारिक है कि आने वाला जो वज़ीर आला वो उस्मान बुज़दार ना हो, वो इस तरह के एक एक्टिव जो है CM पंजाब हो, 12 करोड़ का सूबा है, वहाँ के अमूर चलाने हैं, 60% पाकिस्तान है। बाकी अब देखते हैं, चंद रोज़ बाकी हैं, लेकिन सबसे अहम जो इसमें है वो अपोजिशन लीडर का रोल होगा, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि बुनियादी तौर पे मुजम्मिल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो उनका इस्तदलाल था, जो दलील उन्होंने दी है, उससे मेरा ख्याल है आपको अपने बुनियादी सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आइंदा का निगरान वज़ीर आज़म कौन हो सकता है। वो काफ़ी उन्होंने नक्शा खींच लिया, तो इसलिए आप इसमें इस किस्म के सवालात पूछ के फिर अब मज़ीद ज़हमत ना करें। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। आप चारों मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आप चारों का बेहद। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।